सादर नमस्कार साथियों। आज ये पॉलिटी में हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में हम कई शब्द देखिए कुछ इम्पोर्टेंट शब्द जो हैं इनका मतलब हमें थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करना होगा। पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग। पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग। दिस इज आवर प्रियम्बल, है ना। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आइए इसको जानते हैं पहले क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? हम भारत के लोग। कौन? वी, जो भी लोग 18 साल से प्लस हैं, सबके सब भारत के किसी भी डिसीजन में अपनी पूर्ण भूमिका रख सकते हैं। अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा। हम स्वतंत्र तरीके से अपने निर्णयों को लेने के लिए अब स्वतंत्र रहेंगे। इट मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड लाइन क्या थी? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपन्न समझ रहे हैं? प्रभुत्व संपूर्ण मतलब अपने प्रभुत्व, अपने पावर को कंप्लीटली, संपूर्ण रूप से कंप्लीट हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन द सेंस वी आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। हमारे पास अब किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ति हमें कंट्रोल नहीं करेगी। जिस प्रकार से हम अभी तक अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, अब कोई भी बाहरी शक्ति हम पे कंट्रोल नहीं करेगी। हम डोमेस्टिक मैटर यानी कि घरेलू मुद्दे और फॉरेन मैटर यानी कि विदेशी मामले, दोनों ही मामलों में अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। जब कोई देश अपने निर्णयों को लेने के लिए, अपने घरेलू और विदेशी मामलों के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसे हम सॉवरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। और अब हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरी चीज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इंडियन डेमोक्रेटिक का मॉडल क्या है कि मतलब इंडिया की जो सरकार होगी, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो किसके बिहाफ पर काम करेंगे? द पीपल्स ऑफ इंडिया। इंडियंस ही इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और वो ही सरकार चलाएंगे। डेमोक्रेसी होगी यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, यानी हमारा आपका तंत्र। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। तीसरी लाइन क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। हमने पहले देखा था रिपब्लिक दो प्रकार की होती है। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है, एक मोनार्कियल रिपब्लिक होता है। जो हम लोगों की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, इसका सबसे मुख्य बात यही है कि इंडियन स्टेट का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। किसके द्वारा? पीपल्स ऑफ इंडिया के, पीपल्स ऑफ कंट्री के द्वारा इलेक्टेड होगा। मतलब हम अपना हेड मतलब कौन? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। हम अपने राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्रपति को हम स्वयं ही चुनेंगे। दिस इज द मीन ऑफ रिपब्लिक। तीसरी लाइन क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का बेसिक मतलब क्या होता है इकोनॉमी के सेंस में कि जब किसी भी लार्ज इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रियों को जब कंट्रोल सरकार का होता है, बड़ी इंडस्ट्रियों पर जब सरकार का कंट्रोल होता है तो उसे हम समाजवाद, सोशलिस्ट यानी समाजवाद कहते हैं। इंडिया भी पहले समाजवाद ही था। समाजवाद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? तो रसिया से। और ये पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? यूएसए से। तो ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट हमने रसिया से लिया था।
समाजवाद का सिंपल मतलब था कि बड़ी बड़ी कंपनियों पर अधिकार किसका रहेगा, संपूर्ण प्रभुत्व अधिकार किसका रहेगा, सरकार का। बट 1991 के बाद 1991 में सोशल रिफॉर्म हुआ था, सामाजिक सुधार हुआ था, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, लोकल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमने देखा था कि कुछ बड़ी कंपनियों को सरकार से लेकर के उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया था। जो सरकार की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी उसे खुली अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया था। पूरे ग्लोब यानी पूरे पृथ्वी को एक परिवार समझते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को हमने ओपन कर दिया था। तब से यह जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया था इन इंडिया के सेंस में। बट अभी इंडिया के सेंस में इसका मतलब, समाजवाद का सिंपल मतलब है कि अब इंडिया में जो है वो समानता रहेगी, हर कोई एक दूसरे से समान रहेगा। इसे हम अभी मूल अधिकार बहुत सारे आर्टिकल्स के माध्यम से समझेंगे कि इंडिया की, इवन DPSP में भी हम देखेंगे कि इंडिया में इकोनॉमिक तरीके से सब कोई समान रहे, इस पर ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगली लाइन अब है सेकुलरिज्म। इंडिया के सेंस में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? देखिए, सेकुलर, इस पर बहुत सवाल उठते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वेस्टर्न से आया था, ये पश्चिमी देशों की उपज है। बट इंडिया के सेंस में सेकुलरिज्म थोड़ा डिफरेंट है। दोनों के बारे में क्या क्या है ये समझेंगे। बेसिकली इंडिया के बारे में कहा जाता है सेकुलरिज्म इन द सेंस पंथ निरपेक्ष। इंडिया का कोई भी अपना कोई पर्सनल पंथ नहीं होगा, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इस प्रकार का कोई भी देश का अपना कोई पर्सनल रिलीजन, पर्सनल धर्म नहीं होगा। इंडिया के सेकुलरिज्म का मतलब यही है ना। बेसिकली सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये वेस्टर्न की उपज थी, पश्चिम देशों की उपज थी। जैसे हमने बात की, पश्चिमी में जो सेकुलरिज्म है इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है सेपरेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ रिलीजन। जो पश्चिम में सेकुलरिज्म है उसका सिंपल मतलब है कि अगर ये आपका एक लाइन होगी जिसके इधर स्टेट रहेगा और इधर रिलीजन रहेगा। जो पश्चिम के सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था वो सिंपल ये था कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो राज्य के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जैसे कि आप पश्चिम में फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फ्रेंच सेकुलरिज्म ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। जो स्टेट है, जो धर्म है, रिलीजन है, वो धर्म स्टेट के कामों में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। दिस इज़ द मीन ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। अभी वेस्टर्न में तो एक ही धर्म है, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो है वो स्टेट पर हावी हो जाता था, वो राज्य को बताता था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस चीज़ से आप स्वतंत्र होने के लिए जो वेस्टर्न का सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, उसका बेसिक मतलब यही था कि जो स्टेट, जो धर्म है, वो स्टेट के काम में किसी भी प्रकार का दखलंदाजी ना करे। ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म था। बट इंडियन सेकुलरिज्म इससे डिफरेंट है। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि इंडिया का कोई भी अपना पर्सनल धर्म नहीं होगा। इंडिया के कोई भी अपना पर्सनल धर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, दो तीन कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। इंडिया स्टेट वुड हैव नो रिलीजन। इंडिया के स्टेट के पास अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, स्टेट वुड नॉट प्रमोट और डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन। जो देश है वो किसी भी प्रकार का, किसी भी देश, जो हमारा देश है, स्टेट है, राज्य है, वह किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और ना ही किसी भी धर्म को प्रमोट करेगा। किसी भी धर्म को स्पेशली प्रमोट किया जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है? सिटीजन्स और फ्री टू चूज देयर ओन रिलीजन्स। जो भी नागरिक हैं वो अपने अपने धर्म को चुनने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगा। कौन हिंदुइज्म को फॉलो करेगा, कौन इस्लाम को फॉलो करेगा, कौन सिखिज्म को फॉलो करेगा, इस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इंडिया स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ पर्पज ऑफ सोशल रिफॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो साफ साफ कहता है कि इंडिया की जो स्टेट है वो सोशल रिफॉर्म के लिए इंडिया के जो भी रिलीजन हैं उसमें किसी भी रिलीजन में स्टेट इंटरफेयर करेगा।
ये चीज़ आप देख रहे हैं ना। इन इंडिया सोशल इनइक्वालिटी लाने के लिए इंडिया जो है, इंडिया की जो स्टेट है वो इंटरफेयर करेगी किसमें? रिलीजन में। आप अंतर समझ पा रहे हैं दोनों में? जो हमारा वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो कहता है कि रिलीजन स्टेट में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो धर्म है वो राज्य के किसी भी काम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसमें इतना बाध्यता है कि वहाँ का कोई भी राज्य के अंतर्गत आने वाला कोई भी नागरिक, राज्य के साथ ही साथ आम पब्लिक का भी कोई आदमी पब्लिक प्लेस पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे पता चले कि उसका धर्म क्या है। जैसे अगर आप वहाँ पर हैं तो हिंदुइज्म में कहा जाता है कि वहाँ पर आप टीका नहीं लगा सकते। पब्लिक प्लेस पर अगर आप हैं तो वहाँ पर आप टीका लगाकर नहीं घूम सकते। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते जिससे ये पता चले कि आप किसी स्पेसिफिक धर्म के पर्सन हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है? ये वेस्टर्न यानी पश्चिम की बात है। बट इंडिया का बात क्या है? इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कहता है, इंडिया में स्टेट जो है वह रिलीजन में इंटरफेयर करेगा। क्यों करेगा? सोशल रिफॉर्म के लिए। सोशल रिफॉर्म क्यों? सोशल रिफॉर्म इन द सेंस धर्म के मामले पर धर्म को आधार बनाकर अगर किसी में कोई असमानता है तो उसे समान करने का भारतीय राज्य प्रयास करेगा, ताकि सबके साथ समानता रहे, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई छुआछूत जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे बट इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गए हैं। रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस क्या है? जो इंडिया के सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में जो स्टेट के इंटरफेरेंस है वो पेरीफेरी तक है। पेरीफेरी इन द सेंस, यदि हमारे धर्म का कोर ये है, किसी धर्म का कोर जो है वो बेसिक ये है, तो राज्य जो है वो कोर में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट उसका जो पेरीफेरी रीजन है, जो आसपास का एरिया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव कर सकता है। इस रीजन में राज्य जो चाहे वो बदलाव कर सकता है, बट उस धर्म का कोर यानी जो बेसिक है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। स्टेट इंटरफेयर करेगी लेकिन इंडियन के रिलीजन में कोर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, बट पेरीफेरी रीजन्स में इंडियन स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सती प्रथा। हिंदुइज्म में जब सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो वो इसी बेसिस पर था कि सती प्रथा से हिंदुइज्म को कोई इतनी बड़ी चोट नहीं पहुंचती है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाए। बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम खुद पढ़ेंगे, केशवानंदा भारती केस 1973 की केस जो थी उसको हम आगे पढ़ेंगे। बट इसी से कुछ इंस्पायर्ड ये भी है कि जो रिलीजन है, रिलीजन का कोर नहीं बदलना चाहिए, बल्कि पेरीफेरी रीजन में इंडियन स्टेट इंटरफेयर करेगी और सोशल रिफॉर्म किसी भी प्रकार का कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सती प्रथा में अभी यूसीसी आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी में पर यूसीसी आना सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो इसी के तहत है कि किसी भी धर्म का, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, उसके कोर में कोई भी इंटरफेरेंस ना करते हुए उसके पेरीफेरी रीजन यानी उसके आसपास के रीजन में स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। ये इंडिया के सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगली लाइन हमारी है जस्टिस। जस्टिस में 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई थी, जैसे हमने ऊपर देखा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस यानी हमें न्याय चाहिए लेकिन 3 बेसिस पर, एक तो सोशल बेसिस पर, एक इकोनॉमिक बेसिस पर और एक पॉलिटिकल बेसिस पर। जस्टिस का सिंपल मतलब है एड्रेसिंग द इनइक्वालिटी इन प्रेवलेंट। जो भी इनइक्वालिटी है उसको हम समाप्त करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार होगा, सबके साथ समान जस्टिस होगी। वो 3 लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर। सोशल लेवल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जस्टिस की बात करता है? सोशल लेवल पर राज्य जो है वो किसी भी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। सोशल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 14 देखेंगे आगे हम, आर्टिकल 15 देखेंगे आगे हम, आर्टिकल 16 देखेंगे। अवसर की समानता, किसी को भी सेक्स, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पर किसी भी प्रकार से कोई भी अलग भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना ही किसी का एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एक्सप्लॉयटेशन करेगा, सामाजिक शोषण किसी का नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। दूसरी लाइन क्या थी? इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस जैसे डीपीएसपी में कंक्लूडेड आर्टिकल 39 हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C देखेंगे कि राज्य जो है वो सामाजिक समानता लाने का प्रयास करेगा। राज्य जो है वो सामाजिक समानता लाने का प्रयास करेगा। किस रूप में? आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से समानता लाने का प्रयास करेगा।
राज्य जो है प्रयास करेगा कि सबके पास समान अर्थव्यवस्था हो, सबके पास समान तरीके से इनकम हो। किसी के पास ज़्यादा पैसा है या किसी के पास कम पैसा है, इस बेसिस पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए कि अगर न्याय की आवश्यकता है तो केवल जिसके पास ज़्यादा पैसा है न्याय उसी के पास पहुँचे, जबकि न्याय सबके पास समान स्तर पर पहुँचे। यही है इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 39C एंड आर्टिकल 39B में इसकी डिटेल व्यवस्था की गई है। तीसरी चीज़ क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक समानता चाहिए, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में हम देखेंगे आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में इसकी कंप्लीट डेफिनेशंस है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कैरी आउट करने के लिए। कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्शंस में भाग लेना चाहता है तो आर्टिकल 323 कि कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्शंस में भाग लेना चाहता है तो पूरी तरीके से स्वतंत्र है उस में भाग लेने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। वो अलग बात है कि आज के डेट में यदि आपको विधायक बनना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए या कम से कम करोड़पति आप होने चाहिए, तभी आप विधायक बन पाएंगे। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि आपको किसी भी प्रकार से यदि आप लड़ना चाहते हैं, विधायक या कुछ भी बनना चाहते हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष प्रधान बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, तो सब उसके लिए आपके पास समानता होगी, तभी आपके साथ न्याय होगा। तो ये समान तरीके से रहेगा। चौथी लाइन है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी और स्वतंत्रता दो शब्द है, एक लिबर्टी एक फ्रीडम। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी कहता है कि आपके ऊपर आर्बिट्रेरी रूप से मनमाने तरीके से किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जिससे आपका थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप इन सब चीज़ों पर आपके फ़र्क पड़े। इसलिए आपके ऊपर जानबूझकर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कोई दबाव या ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा जिससे आपकी ये चीज़ों पर प्रभाव पड़े। आप स्वतंत्र होंगे लेकिन आप कंप्लीट स्वतंत्र नहीं होंगे। स्वतंत्रता का मतलब होता है एक्सेस फ्रीडम भी दूसरे पर्सन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यदि एक्सेस फ्रीडम किसी को दे दिया जाए तो कोई भी किसी को मारना शुरू कर देगा, किसी को जान से मार देगा। इसलिए एक्सेस फ्रीडम भी किसी के लिए, एक्सेस फ्रीडम भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कि आपके ऊपर रिस्ट्रेंस लगाए जाएंगे, आपके ऊपर रिस्ट्रेंस लगाए जाएंगे, बट वो आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं होंगे, मनमानी तरीके से नहीं होंगे। चौथी लाइन है इक्वालिटी। इक्वालिटी इन द सेंस सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इक्वालिटी में आप दो चीज़ देखेंगे, एक नेचुरल इक्वालिटी होती है, एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेचुरल इक्वालिटी मतलब सबके साथ स्टेटस के बेसिस पर, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से हैं, आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 14 में भी देखेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 15 में देखेंगे कि सबको समान अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर की समानता होगी। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसे समान अवसर की समानता दी जाएगी, सबके पास समान अवसर की समानता दी जाएगी। हालांकि इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा, एक इक्वलिटी होती है, एक इक्विटी होता है, एक समानता होता है, एक समता होता है। समानता और समता में क्या अंतर होता है? समानता का मतलब ये है कि आपके पास 2 गिलास दूध है, एक छोटा बच्चा है और एक नौजवान युवक है जो पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, और एक बच्चा है। आपके पास 2 गिलास दूध है, आप एक गिलास इसको दे दिए, एक गिलास इसको दे दिए, ये समानता है, ये इक्वालिटी है। बट आपने इसको 1.5 गिलास यानी 1.5 गिलास, बच्चा है, इसको दूध की ज़्यादा आवश्यकता है इसलिए आपने इसको 1.5 गिलास दूध दिया, और ये नौजवान थे इसलिए इनको केवल आपने आधा गिलास ही दूध दिया, तो ये इक्विटी है, ये समता है। समानता तब थी जब आपने दोनों को एक एक गिलास दूध दिया, तो ये समानता थी। बट आपने बच्चे को 1.5 गिलास दूध दिया और नौजवान को केवल आधा गिलास दूध दिया, तो ये समता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इक्विटी पर काम करता है, नॉट इक्वालिटी पे। समानता नहीं, जबकि समता होनी चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए समानता, इसलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे आता है संविधान में। तीसरा लाइन है, ये अगला शब्द है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुडनेस। हमारा देश जो है वो कम्प्लीटली डाइवर्स है, विविधताओं से भरा हुआ है, इतनी धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, इसके बाद भी हम किसी भी तरीके से अलग नहीं फील करेंगे, हमारे अंदर भाईचारे का कॉन्सेप्ट रहेगा, इसलिए फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। डिग्निटी इन द सेंस गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी इज ए सुप्रीम वैल्यू। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपकी डिग्निटी, आपकी गरिमा जीनी, आपके अंदर गरिमा होनी चाहिए।
आप गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको एश्योर कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के एश्योरेंस देता है। आर्टिकल 17 कहता है कि किसी के भी साथ छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी। 23-24 किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा, ये डिग्निटी। इस प्रकार से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है इसके सभी शब्दों को बेसिकली हमने जाना। देखिए, है ना, हम भारत के लोग संपूर्ण बहुत संपन्न, यानी हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा। समाजवादी, अब हालांकि 1991 के बाद हमारा देश समाजवादी का कॉन्सेप्ट कम होकर के समानता की तरफ गया है। पंथ निरपेक्ष, देश का, राष्ट्र का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, लोगों के द्वारा हमारी सरकार बनाई जाएगी। गणराज्य, हमारा जो प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के द्वारा ही चुना जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सबके पास इलेक्शंस लड़ने का अधिकार होगा। आर्थिक समानता, आर्टिकल 39A, 39B, 39C, सामाजिक समानता। विचार और अभिव्यक्ति, धर्म, सबकी उपासना की स्वतंत्रता होगी। फ्रीडम, हमने फ्रीडम देखा। समता, इक्विटी अपॉर्चुनिटी, सबके पास समान क्षमता का अधिकार रहेगा। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारा आवश्यक है, इसलिए भाईचारा रहेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा भारतीय संविधान फाइनली बनकर तैयार होता है। भारतीय संविधान की जो ये प्रेम्बल है, जो उद्देशिका है, यह इस चीज़ को डिफाइन करती है कि हमारा भारतीय संविधान क्या है। अगर आपको संविधान क्या है यह जानना है तो आप उद्देशिका पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा संविधान एक्चुअल में क्या है। इसीलिए हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, इसे संविधान बनने के बाद अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि ताकि हमने संविधान में क्या लिखा उसका संक्षिप्त विवरण, उसी का ये संक्षेप में है कि आप इसे पढ़ लेते तो आप संक्षेप में जान जाएंगे कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये संविधान की जो उद्देशिका है, ये संविधान का पार्ट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो 1960 में बेरूबारी वर्सेस यूनियन की जो केस थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। जो हम आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन पढ़ते हैं, तो संविधान में संशोधन तभी ना होगा जब ये संविधान का भाग होगा। अब ये बेरूबारी केस कह रहा है कि जो प्रियम्बल यानी उद्देशिका है, या इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह संविधान का पार्ट ही नहीं है। बेरूबारी कोर्ट ने ये डिफाइन कर दिया कि जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग ही नहीं है। बट 1973 में केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस थी 1973 में, इस कोर्ट ने जजमेंट इसके अगेंस्ट में दिया, इसके उल्टा जजमेंट कर दिया। उसने कहा कि इंडिया की जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। Indian preamble is a part of Constitution of India and it can be amended like any other provision under Article 368। जिस प्रकार से संविधान का कोई भी प्रोविज़न आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, उसी तरीके से भारत की उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है और यह उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग होगी। ऐसा इससे किसमें कहा जा रहा है? तो ऐसा कहा जा रहा है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। ठीक, इसी के बाद हमारे भारतीय संविधान में संशोधन भी किया गया। भारतीय केस के बाद हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। 1973 में यह केस आया था, 1973 में केशवानंदा भारती केस आई। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? केशवानंदा भारती केस के बाद, जब केशवानंदा भारती केस में डिफाइन हो गया कि ये संविधान का पार्ट है, अतः आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान में जिस तरीके से संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है और इसमें दो वर्ड ज्वाइन किए जाते हैं, एक है सोशलिज्म, सोशलिस्ट, और दूसरा शब्द है सेकुलर। इंदिरा गांधी के समय इन दोनों शब्दों को इंडियन की
जो ये उद्देशिका है इसमें जोड़ा गया। तो इस प्रकार से हमने आज प्रेम्बल के बारे में जाना। आपने बड़े धैर्य के साथ क्लास को लिया, लेक्चर्स को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।